हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो कल के बचे क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग ए पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोसोमल फिनोटाइपिक फीचर इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल एंड हेटेरोजाइगस मेल फॉर ए सिंगल लोकस। अब होमोजाइगस जो फीमेल होगी वो कैसी हो सकती है? ये तो ऐसी हो सकती है रिसेसिव, या फिर डोमिनेंट करेक्टर वाली हो सकती है। एंड हेटेरोजाइगस तो ऑफ कोर्स यही होगा, ऑटोसोमल है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो केस वन जो होगा, केस वन यहाँ पर हमने लिया भी है कि ट्रेट जो है वो सिंगल जीन से लिया है। ऑफ कोर्स सिंगल लोकस वाला है तो डोमिनेंट के लिए हो गया, रिसेसिव के लिए हो गया। होमोजाइगस फीमेल, रिसेसिव है, मेल ऐसा है, एंड क्रॉस करा इनके बीच में, तो फीमेल से सारे गैमेट जो कैसे होंगे, यहाँ से केस वन जो है उसमें फीमेल कैसी है? फीमेल हमारी रिसेसिव है, एंड मेल हेटेरोजाइगस यही है। इससे गैमेट जो आएंगे वो कैसे होंगे? सारे ऐसे होंगे, एंड इससे गैमेट कैपिटल ए भी होगा, स्मॉल ए भी होगा। जब इससे हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक साइड हम मेल के गैमेट्स रखते हैं, एक साइड हम फीमेल के गैमेट्स रखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा देखने के लिए, यानी कि 50% हमें ऐसे मिल रहे हैं एंड 50% ऐसे मिल रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो है यहाँ पर 1:1 में आ रहा है। ये हमारा केस वन है, ठीक है। केस टू देखते हैं। इफ हम लेते हैं फीमेल कैसी? डोमिनेंट वाली, ठीक है, क्रॉस विद मेल, तो यहाँ पर फीमेल के गैमेट फिर से सेम टाइप के आएंगे, पर कैपिटल ए। मेल से गैमेट आएंगे अलग अलग टाइप के, है ना। ये फीमेल हो गए, मेल हो गया। अब यहाँ पर बनाते हैं, इसके सामने ये आया, इसके सामने ये वाला, एंड ये, तो यहाँ पर हमें, तो यहाँ देखें, अगर इफ हम फिनोटाइप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया भी है फिनोटाइपिक फीचर, यहाँ पर हम फिनोटाइप देख रहे थे, 50% हमें डोमिनेंट मिला था, 50 रिसेसिव। यहाँ पर फिनोटाइप देखेंगे तो 100% हमें डोमिनेंट मिलेगा, यहाँ पे कोई हमें रिसेसिव नहीं मिलेगा। ये भी हेटेरोजाइगस है लेकिन है तो डोमिनेंट करेक्टर ना। तो इफ हम फीमेल ऐसी लेते हैं, रिसेसिव फीमेल लेते हैं, तो हमें मिलेगा 50% डोमिनेंट, 50 रिसेसिव। और अगर हम लेते हैं फीमेल डोमिनेंट, फीमेल हमने लिए कौन सी? डोमिनेंट ली है, डोमिनेंट ली है, तो हमें सारे फिनोटाइप 100% डोमिनेंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज the process of natural selection affect the Hardy-Weinberg equilibrium explained with the help of graph। तो Hardy-Weinberg equilibrium प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है, यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 हमेशा पॉपुलेशन में ऐसे रहती है। लेकिन यहाँ पर इफ नो इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ऑन दैट, कोई सिलेक्शन ना हो, कोई म्यूटेशन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, रैंडम मेटिंग हो, और है ना। तो अगर ऐसा होगा तभी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल काम करेगा एंड लार्ज पॉपुलेशन साइज हो। और यहाँ पर जो है ये क्या है? P जो है ये डोमिनेंट के लिए एलील फ्रीक्वेंसी है, एंड Q जो है वो रिसेसिव के लिए, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जिसमें कोई फेवरेबल ट्रेट को कोई फेवरेबल ट्रेट है उसको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब नेचर सिलेक्ट करता है। और नेचर किस तरह सिलेक्ट करता है? इफ कोई अभी कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जैसे कि अभी दिल्ली की सिचुएशन ले लो, वहां पे काफी पॉल्यूशन है, तो उस सिचुएशन में जो लोग उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में रह पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, वो सरवाइव करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। और इफ कोई वीक लोग हैं जो इतना पॉल्यूशन नहीं झेल सकते, तो वो क्या होगा? वो मर जाएंगे बीमार होके, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन यही है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है कोई फेवरेबल ट्रेट के साथ सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस करता है।
और मोर सक्सेसफुली देन अदर और लोगों से ज्यादा। ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। वैसे भी हमारे पास और भी एग्जांपल है, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो आगे का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर नेचुरल सिलेक्शन का क्या इफेक्ट होता है? तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर जो, अब देखो कोई भी करेक्टर है, वो एक उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन हो गई, जैसे कि हम मतलब उसका कोई ऐसा फिनोटाइप है वो जो फायदा उठा सकता है उस सिचुएशन में, ठीक है। जो कोई एनवायरनमेंट प्रॉपर उसमें वो उस चीज में रह सकता है इजीली। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, जो वो ब्लैक और वाइट मोथ वाला एग्जांपल था, वो इससे ही रिलेटेड है। उसमें नेचुरल सिलेक्शन ही था कि जब लाइकेन जो थे, जब नॉर्मल कंडीशन थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लाइकेन ट्री पर वाइट कलर के मतलब लाइकेन ग्रो कर रहे थे, तो वाइट मोथ वहां पे नेचुरली सिलेक्ट हो रहे थे। एंड जब ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लाइकेन हट गया, ब्लैक कलर की वो प्लांट पर ब्लैक वो धुआं सा जमने लगा, और उस पर ब्लैक कलर के जो मोथ थी वो बच गए। वो क्यों? क्योंकि जो उन्हें उन्हें खाने वाला था वो पहचान नहीं पाता था, वो ब्लैक कलर में छुप जाते थे। पहले व्हाइट वाले छिप जाते थे, है ना, फिर व्हाइट वाले नहीं छिप पाए, ब्लैक पे वो डायरेक्टली दिख रहे थे। तो यही मतलब ये एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन का ही है। तो क्या है, इंडिविजुअल विद एडवांटेजियस फिनोटाइप जो है वो मोर ऑफस्प्रिंग देगा, और फेवरेबल अलील जो है फेवरेबल के, जिसका मतलब जो उस सिचुएशन में कर पा रहा है सरवाइव, उसकी अलील फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जो दूसरा है जिसके लिए वो फेवरेबल नहीं है वो सिचुएशन, उसकी अलील फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मान लो पी की यहाँ पे बढ़ गई है, क्यू की यहाँ पे घट गई है। तो इस तरह से जो ये है ऐसा वाला हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो डेविएट हो जाएगी, और डेविएट होगी तो मतलब हमें मतलब जो ग्राफ है वो भी अलग दिखेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है उन्होंने, तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जनरेशन ड्रॉ की है, एंड वाई पर जो है अलील फ्रीक्वेंसी ली है। एंड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वैसे तो स्ट्रेट लाइन रहती है कि वो जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल सीधा रहेगा, लेकिन जब क्या हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन में, वो राइजिंग और फॉल होगी, तो इसलिए ये अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विद जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि सैंपल ऑफ ब्लड और यूरिन स्पोर्ट पर्सन का बिफोर एनी स्पोर्ट क्यों लिया जाता है? फॉर ड्रग टेस्ट होता है ये टेस्ट, और ये इसकी जरूरत क्या है, और उन ड्रग के नाम पूछे हैं और प्लांट्स पूछे हैं। तो यहाँ पे टू डिटेक्ट दी, तो क्यों किया जाता है कि ताकि जो अब कोई प्लेयर है उसने क्या किया, ड्रग ले लिया, और ड्रग लेके वो थक ही नहीं रहा है, वो खेलता जा रहा है पूरा मस्त, और दूसरा है वो बेचारा मेहनत करके आया, तो इस तरह से फेयर प्ले तो नहीं होगा। तो मतलब क्या होता है, यूज ये चेक करने के लिए कि भाई उसने ड्रग तो यूज नहीं किया है परफॉर्मेंस को सही अच्छा दिखाने के लिए, और फेयर प्ले इंश्योर करने के लिए, और ताकि स्पोर्ट पर्सन की मतलब हेल्थ के लिए भी। तो ये एक तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस होती है, ताकि अनइथिकल प्रैक्टिस ना हो, ताकि फेयर प्ले हो, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। एंड सेकंड, ड्रग जो है वो ड्रग क्या होता है जिनके लिए टेस्ट किया जाता है, तो ये ओपोइड ड्रग होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैनाबिनॉइड्स होते हैं, और कोकीन, चरस वगैरह ये सब होते हैं, है ना। एंड दो प्लांट पूछे हैं इन्होंने जिनसे ड्रग ऑब्टेन होता है, जैसे कि कैनाबिस सटाइवा एंड पेपरवेट सेमनीफेरम। ये प्लांट होते हैं जिनसे चरस मिलता है इससे, एंड इससे ओपियम मिलता है। एंड ये थर्ड वन भी मैंने दिया है, अगर इफ तुम्हें ये याद करने प्रॉब्लम तो ये वाला करो, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आपको वही याद करना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The insulin synthesized in our body is different from that synthesized by Eli Lilly company using recombinant technology. अब फर्स्ट तो यही हो गया कि जो इंसुलिन है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही आ जाता है कि भाई जो इंसुलिन है जो हम एक तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है, हमारी पेनक्रियाज में बनती है, हमारे पेनक्रिएट बीटा सेल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड और जो दूसरी होती है यानी कि जो आरडीटी से प्रोड्यूस हुई है, तो भाई उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगी है, यानी कि दोनों है तो 51 अमीनो एसिड की, लेकिन
एक बीटा सेल में प्रोड्यूस हुई है पेनक्रियाज की और एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुई है लेबोरेटरी में, है ना। दूसरा अब क्या होता है, जो हमारी नॉर्मली इंसुलिन रहती है उसमें ए चेन होती है, ए बी सी, है ना। मान लो ये ए है ये बी है, मतलब ऐसे ए सी बी या कुछ ऐसे ए बी सी, अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं स्ट्रक्चर, लेकिन तीनों मतलब ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है, उसमें ए बी सी 3 चेन जुड़ी होती है। अब एक चेन को यहाँ से बीच से काट दिया जाता है, तो प्रो इंसुलिन जो होती है उसमें ए बी सी 3 होती है एंड फिर सिंगल। अब सी जो होती है उसको रिमूव किया जाता है, सी को हटा देते हैं एंड देन ए एंड बी ही, ये ए और बी मिलकर क्या होती है, जो इंसुलिन बनती है, जो एक्टिव इंसुलिन बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ए का जीन और बी वाली का जीन जो होता है, उन जीन को ई कोलाई और यीस्ट में डाला जाता है एंड सिंथेसाइज किया जाता है अलग अलग उन्हें दोनों को, एंड देन उनको केमिकली ज्वाइन किया जाता है फंक्शनल इंसुलिन बनाने के लिए। अब दोनों को ज्वाइन किया जाएगा ए और बी को, ठीक है। कुछ उनके अंदर बॉन्ड्स होती है, डाइसल्फर लिंकेज होती है, वो बनाई जाती है केमिकली। एंड तो यही बात हो गई कि ये मतलब ये डिफरेंस आ गया कि ये पेनक्रियाज ठीक बीटा सेल में बनती है और ये इसमें 3 पेप्टाइड होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड में, फिर तीसरी को सी को हटा दिया जाता है। तो ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होती है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, नेचुरल होती है, और ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हुई है इंडस्ट्री में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो लेकिन हाँ ये स्ट्रक्चरली सेम है लेकिन प्रोड्यूस हुई है आर्टिफिशियली, ठीक है। Why insulin extracted from animal source is not used these days? तो क्या होता है, शुरू में ऐसा होता था कि पहले ना एनिमल से, जैसे पिग्स, काउ वगैरह, इनसे इंसुलिन निकाल कर और वो दे दी जाती थी, लेकिन उनमें कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग होते थे ह्यूमन से, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस होते थे, ऐसे नहीं कि सब डिफरेंस है, उनमें कुछ डिफरेंट होता था। तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन और हो जाती थी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता था उनके अगेंस्ट। तो क्या होता था, फिर बाद में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन बनाई, ठीक है। एंड वो जो है वो आइडेंटिकल है बिल्कुल नेचुरल इंसुलिन से, और सेफर भी है, एलर्जिक नहीं होती और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसलिए अब एक तो उसका ये है कि हम इजीली बना सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सेफर भी है, तो इसलिए हम इन्हीं को प्रीफर करते हैं। अब ये वाली एनिमल वाली यूज नहीं होती जो एनिमल से पहले इंसुलिन ली जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे पूछा है ड्रॉ ए ग्राफ फॉर ए पॉपुलेशन whose population density has reached the carrying capacity। तो हमें ग्राफ बताना है। तो ए वाला जो ग्राफ है, यहाँ जो बी दिया है ना, ये वाला ए है, ठीक है। जो बी दिया है, ए का आंसर क्या है, यही है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें कैरिंग कैपेसिटी पर जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी चाह रही हो। मतलब यहाँ पर पहले लेग फेज चलती है, फिर लॉग फेज जाती है, फिर एक टाइम पे आके ये रुक जाता है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है कैरिंग कैपेसिटी पे जाने के बाद, जब ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, तो भाई अब इस टाइम पे जाके ग्रोथ और आगे नहीं बढ़ती है। तो इसका तो ये वाला ग्राफ हो गया ए वाला, ठीक है, सिग्मोइडल जो होता है। आउट ऑफ टू पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विच वन इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक। तो दो में से कौन सा रियलिस्टिक है, ज्यादा रियलिस्टिक कौन है, इन दोनों में से कौन सा। अब ये वाला जो ग्रोथ कर्व है, दिस इज जे शेप कर्व। सी वाले ऑप्शन में इसी के बारे में पूछा है कि ग्रोथ कर्व बताना है ये वाला, तो ये जे शेप कर्व होता है, ठीक है। एंड इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है। अभी इसमें बताया कि भाई कोई कैरिंग कैपेसिटी वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो है रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स अनलिमिटेड बताया ना, व्हेन रिसोर्स आर नॉट लिमिट, यहाँ पर जो है रिसोर्सेज जो है लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक। यहाँ पे रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एंड यहाँ पर बताया कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और नेचुरली कंडीशन ऐसी ही होती है कि लिमिटेड ही रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। तो बताया है आंसर में कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो मोर रियलिस्टिक है, जो हमें नेचुरली दिखता है। एंड क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऑलवेज लिमिटेड होते हैं, एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा
तो कंपटीशन बढ़ता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो रहने की जगह हो, यहाँ तक कि अगर हमें कुछ बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें या इंजीनियर बनना है, कुछ भी किसी भी जगह जाना है, तो हर फील्ड में कंपटीशन है। तो क्या होता है कि हर जगह कंपटीशन है, और जहां बात आ जाती है ना कंपटीशन की, इसका मतलब लिमिटेड ही है चीजें, अनलिमिटेड तो नहीं है ना। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ऑलवेज लिमिटेड होते हैं। दैट्स वाई जो एस शेप्ड कर्व जो ये हमें दिख रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, यही इसका आंसर है। फिर थर्ड, यहाँ क्या बताया है, तो फाइनली जो पॉपुलेशन है जब वो कैरिंग कैपेसिटी तक यहाँ तक पहुंच जाती है, इसके बाद जो है फिर ये स्टेबलाइज हो जाता है, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ती है फिर ग्रोथ। नेक्स्ट पूछा है ड्रॉ ए ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पे ग्रोथ कर्व बनाने के लिए बोला है जब नॉन लिमिटिंग हो। ठीक है, नॉन लिमिटिंग होंगे, रिसोर्सेज आर नॉन लिमिटिंग, यानी कि जब ऐसे बढ़ता जाएगा फिर ये जे शेप होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, जे शेप का कर्व बनेगा। और जो डी एन बाई डी टी जो होगी, जो रेट होगी ग्रोथ की, वो होगी इक्वल टू आर एन। जो आर होती है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होती है, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ। और इसके लिए एक इक्वेशन और होती है कि एट टाइम टी जो होती है एन, वो एन नोट ई की पावर आर टी होती है। ठीक है, ये कोई एक टी टाइम पर है और ये इनिशियल है, इनिशियल टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की, टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। और यहाँ पे ये ग्राफ पैराग्राफ सा दिया है, तो ये आप देख लेना, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। नेम द टू टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल विच कैरी आउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो कौन कौन सी सेल होती है, यहाँ पर दो तरह की सेल होती है हमारी, प्लाज्मा बी सेल जो होती है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि प्राइमरी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में। ठीक है, इन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, और साथ ही साथ बनती है हमारी मेमोरी बी सेल। ठीक है, जो ये मेमोरी बी सेल होती है, बी सेल एंड टी सेल, ये क्या काम करती है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंड प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब है अभी पहली बार किसी चीज ने कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया, कोई पैथोजन आया, उसका तो उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई। अब उस साथ साथ मेमोरी बी सेल और टी सेल भी बनती है, ताकि जो नेक्स्ट टाइम अगर वो आए तो उसके अगेंस्ट फटाफट से फिर जो वो रिस्पॉन्स होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, क्योंकि अब पहले उन्हें नहीं पता था, पहले उसे जाना पहचाना, देन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, उसमें टाइम लगा। लेकिन सेकेंड टाइम उसकी मेमोरी बी सेल टी सेल तैयार रहती है, और जैसे ही वो आएगा उसको एकदम रिकॉग्नाइज कर, भाई ये तो बहुत बुरा इंसान था, भाई ये बहुत बुरा पैथोजन है, तो ये वाला ये है, उनके पास ऑलरेडी उसकी मेमोरी है, तो वो उसके अगेंस्ट बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि why the antibody mediated immunity also called humoral immune response। तो इसको humoral immune response क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर वर्क करता है, ये एक्टिव जो होते हैं, ये वर्क अंडर जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ये ब्लड में जाके वर्क करती है, ब्लड में। और ब्लड को पहले जो है वो ह्यूमरल ही बोला गया था, दैट्स वाई इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो वर्क करती है ब्लड। फिर यहाँ पूछा है organ transplantation are rejected if not taken from suitable compatible person। तो organ transplant जो होते हैं वो rejected क्यों होते हैं, तो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स ये पूछा है, और इम्यून सिस्टम का काम, तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास ये होता है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो अगर उसको उसने देखा कि भाई ये हमारा नहीं है, नॉन सेल्फ है, तो यानी कि उसको वो रिजेक्ट कर देगा, नॉन सेल्फ होगा तो वो जो होगा नॉन सेल्फ
वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक। एंड ये ड्यू टू दी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कौन करता है ये हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एंड ये करता है कौन, टी लिम्फोसाइट, ठीक। अब यहाँ पूछा एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव से डिफरेंट कैसे होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना, एक्टिव यानी कि हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी में किसी ने इन्फेक्ट किया हमें, मतलब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, तो दैट इज इम्यून एक्टिव इम्यूनिटी। एंड इफ जैसे कि स्नेक ने काट लिया तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि अभी हमने क्या किया, बॉडी इंतजार नहीं कर सकती, बनाएगी तो बॉडी, लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्टली बाहर से एंटीबॉडी दे देते हैं, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। और मदर से जो है बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू जो मिलती है, एंड जो मिल्क के थ्रू इनिशियल डेज में, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस की है, उसमें कुछ उसकी मेमोरी होगी, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसकी मेमोरी नहीं होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम इसमें इसका आंसर नहीं लिख पाई थी, तो अभी